हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडेस क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बेटर होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे कि न्यूटन के द्वितीय नियम का निष्कर्ष क्या निकला था। तो इसके अनुसार क्या था, इनके अनुसार यह था कि F बराबर m इंटू ए। अब यहां पे हम समझ सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कि A बराबर F बाई एम, यहां से भी हो सकता है। अब देखिए, इससे पहला निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि कोई नियत द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, नियत है, द्रव्यमान जो है नियत है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि नियत है, कांस्टेंट है, तो उसके अंतर्गत उस वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण होगा, यदि मान लेते द्रव्यमान m है, तो इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण ये जो होता है वह वस्तु पर लगाए गए बल के, वस्तु पर लगाए गए बल प्रोपोर्शनल टू त्वरण। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई m द्रव्यमान की कोई नियत वस्तु है, नियत द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और उसमें जो है एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और वह त्वरण उत्पन्न जो होता है वह किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं उसी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू A या A प्रोपोर्शनल टू F, अर्थात किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं उसी के अनुसार जो होता है उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और यदि हम बल घटाते हैं तो त्वरण क्या होता है, घट जाता है। तो इसके बीच जो है, यदि समय इसके हम बल और त्वरण के बीच, बल और त्वरण का ग्राफ खींचे, तो बल और त्वरण के बीच जो ग्राफ प्राप्त होती है वह ग्राफ जो होती है एक सरल रेखा होती है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि हम बल को नियत कर दें, F बराबर क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, यदि बल को क्या कर दे, नियत कर दिया जाए, तो जो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा, जो त्वरण होगा वह प्रोपोर्शनल टू 1/m, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के अंतर्गत जो उत्पन्न त्वरण होती है वह द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब कैसे होगी, तो हमने यहां पे देखा था कि A प्रोपोर्शनल टू F या F प्रोपोर्शनल टू A, तो F प्रोपोर्शनल टू F, तो हमने देखा यहां पे यदि हम कर देते हैं इसको, तो A और F के जब मैं निकाल चुका हूं, कितना होगा, F के जब 1/m कर दीजिए यहां से, तो यहां पे कर देंगे, यदि 1/m कर देते हैं तो यहां से भी हम निकाल देंगे कि A जो होगा वह द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु के त्वरण को बढ़ाएंगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान जो है हल्का महसूस होगा, और किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो उसका त्वरण जो है घटा सा महसूस होगा। इसीलिए क्या होता है कि जब हम गाड़ी खूब तेज चलाते हैं, गाड़ी को खूब तेज अपनी दैनिक जीवन में चलाते हैं, जितने एक्सीलरेटर को ऐंठते हैं पूरी तरह से, वह गाड़ी हमें चलती है तो क्या होती है, हल्की महसूस होती है, जितनी फास्ट होगी वह हमें हल्की महसूस होने लगती है। लेकिन जब उसी गाड़ी के अंतर्गत हम द्रव्यमान को बढ़ा देते हैं पूरी तेजी से, बहुत द्रव्यमान ज्यादा बढ़ा देंगे, तो उसका त्वरण क्या होता है, घटा से महसूस हुआ, मतलब कितना हो भी तेज चले वो हल्की चलती हुई महसूस होती है। तो ये जो दोनों था वह हमारे क्या था, दैनिक जीवन का सॉरी इसका निष्कर्ष निकला हुआ था। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि न्यूटन की द्वितीय नियम का व्यवहारिक उदाहरण। अब व्यवहारिक उदाहरण पहला देखते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपनी हाथ को पीछे खींच लेता है, कारण क्या है। अभी जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, जब भी कैच को पकड़ता है वो अपनी हाथों को पीछे खींच लेता है। इसका रीजन ये क्या होता है, क्या कि जब हम किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु गतिशील होती है उसमें द्रव्यमान होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, संवेग होगा, मतलब द्रव्यमान के साथ साथ वेग होगा और उसी का गुणनफल संवेग होगा। तो जब हम उसको तेजी से पकड़ते हैं और यदि वो खिलाड़ी हाथों को पीछे नहीं खींचता है तो उसको चोट लगने की संभावना क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि
उसका जो होगा, क्योंकि उसको संवेग परिवर्तन के लिए समय ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब क्या होगी, तो जैसे ही पीछे खींचता है तो उसके संवेग परिवर्तन की दर जो होती है धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। और जब धीरे धीरे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी तो उस खिलाड़ी को हाथों में क्या होती है, चोट नहीं लगती है। इसी कारण जो होता है क्रिकेट का खिलाड़ी जो होता है, ठीक ना, अब कैच को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। दूसरी रीजन क्या होती है, दूसरा देखिए, ऊंची कूद में या लंबी कूद में खिलाड़ियों को स्पंज पर कुदाया जाता है। खिलाड़ियों को कहां कुदाया जाता है, स्पंज पर। अब क्या होता है रीजन, कि यदि कोई व्यक्ति जो है, कोई बालक जो है वो हमारे स्टंट करना सीख रहा है, कराटे सीख रहा है, तो जब जो होता है उसको क्या होता है कि जब लंबी कूदनी होती है या उसको जंप करना मारता है, गुलाटी मारना होता है, तो उसको स्पंज पे कराया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि वह जानता है, जो कोच है वह जानता है कि यदि यह बालक जो है स्टंट करना शुरू करेगा या लंबी कूद में क्या होगा कि दौड़ करके आएगा, तो इसके शरीर का द्रव्यमान है और साथ ही साथ जो जितनी तेजी से आएगा उसका क्या है, वेग है। तो ये द्रव्यमान और वेग क्या होंगे, मिलकर के संवेग करेंगे। तो संवेग जब उसमें उत्पन्न हो जाएगा तो उस संवेग को कम करने के लिए क्या करता है कि उसके आगे जो होता है वह स्पंज वाला क्या करता है, गत्ते लगा देता है। अब गत्ते लगा देता है तो जब इसमें कूदेगा बालक तो उसके संवेग परिवर्तन की दर को क्या हो जाएगी, कम करना हो जाएगा। मतलब समय अंतराल जो होता है मिल जाता है, और जब समय अंतराल मिल जाता है संवेग कम करने के लिए जो होता है, तो इसीलिए जब खिलाड़ी जब कूदता है तो उसको चोट नहीं लगती है और वह आसानी को क्या करता है, अपने कार्य को आगे भी बढ़ा सकता है। तीसरी बात क्या आती है कि कराटे वाला एक ही बार में, एक ही झटके में, कराटे वाला एक ही झटके में वह बर्फ की सिल्ली या टाइल्स को एक ही बार में तोड़ देता है। एक ही बार में क्या करता है, तोड़ देता है। आइए इसके पीछे रीजन जानते हैं क्या होता है। अब क्या होता है, कराटे वाला जो व्यक्ति होता है वह टाइल्स होगा या बर्फ की सिल्ली होता है, उसको एक झटके में तोड़ने का रीजन क्या है, देखिए क्या करता है कि वह इतनी अपनी तेजों से अपने पूरे शरीर का जोर जो होता है अपनी हाथों में लाता है, और हाथों में लाने के बाद जैसे ही उस टाइल्स में झटके से मारता है तो टाइल्स और उसके हाथ के बीच का जो संवेग जो होता है बहुत ही कम समय के लिए लगता है, और जिससे पूरी बल जो होती है उस बर्फ की सिल्ली पर या टाइल्स पर पड़ती है, जिसके कारण जो होता है वह तुरंत क्या होती है, टूट जाती है। और यही यदि हाथों और टाइल्स या बर्फ की सिल्ली के बीच समय अंतराल ज्यादा होता तो उस बर्फ की सिल्ली को वो आसानी से तोड़ नहीं पाता। इसलिए जो तुरंत मारता है पूरा जोर जो होता है उस पर लगा देता है, उस संवेग पूरा लग जाती है और तुरंत जो होता है क्या होती है, टूट जाती है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या होता है। कि चौथे पॉइंट में आते हैं कि गाड़ियों के बीच स्पंज का प्रयोग करना, गाड़ियों में स्प्रिंग का प्रयोग। अब देखिए गाड़ियों में स्प्रिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जब हम टूटी हुई सड़कों पे चलते हैं तो जर्किंग बहुत ज्यादा होती है, जिसमें यदि स्प्रिंग नहीं रहेगा तो लोगों की कमर जो होगी, कमर में दर्द या चोट की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए क्या होती है, गाड़ी कंपनी इतनी होशियार है कि वह संवेग के लिए या स्प्रिंग लगा देती है कि जिससे जब हचकी में जाती है, जब जर्क में जाती है तो स्प्रिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो स्प्रिंग क्या होता है, दबने लगता है। तो जब जैसे ही स्प्रिंग दबता है तो उसके बीच क्या होता है, समय अंतराल क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब दबने में समय अंतराल बढ़ जाता है, उसको दबने और उठने में। तो जब दबने उठने में जैसे ही क्या होता है कि समय अंतराल बढ़ जाता है तो उसका संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में क्या होती है, मौका मिल जाता है, और जिसके कारण क्या होती है, हमें चोट महसूस नहीं होती है। तो इसीलिए जो होती है गाड़ियों में साकर के भी यूज किए जाते हैं और स्प्रिंग के यूज किए जाते हैं। ये वीडियो थी, ठीक ना, ये
न्यूटन का सेकंड नियम था और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।